हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो लेसन नंबर 6 तक हमने ऑलरेडी सीरीज में कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। तो इसका थोड़ा सा जो ग्लिम्स है ना वो मैंने प्रीवियस वीडियो के लास्ट में दिया था, जहां पे हमने समझा था कि एक्सेस डिमांड होगा इकोनॉमी के अंदर या फिर एक्सेस सप्लाई हो इकोनॉमी के अंदर, तो हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या फिर फिजिकल पॉलिसी। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे फिजिकल पॉलिसी के इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले समझते हैं इस लेसन नंबर 7 का इंट्रोडक्शन और हमें कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर के, यानी कि हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर, वो डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो इसके हमारे पास 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। वो कौन कौन से हैं? पहला है द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी एंड इट्स रेलेवेंस इन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो हमें समझना पड़ेगा कि फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव क्या है फिजिकल पॉलिसी के, और अगर हमें मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे स्टेबिलिटी लेके आनी है इकोनॉमी के अंदर तो वो हम फिजिकल पॉलिसी के जरिए कैसे लेके आ सकते हैं। तो ये हमारा बनता है इस चैप्टर का पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा पॉइंट जो है इसका वो क्या है, द इंपैक्ट ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस इन बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। तो हमें इंपैक्ट समझना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है और उसका रेवेन्यू भी होता है। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स क्या होता है? गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स होता है टैक्स, जो हम टैक्स भरते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी का कलेक्शन हो, ये सब क्या बनते हैं? गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू बनते हैं। और गवर्नमेंट इन पैसों करती क्या है? इन पैसों करती है खर्च, क्या? सोसाइटी को अलग अलग तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, ठीक है, या फिर रोड हो, हाईवेज हो, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। यानी कि गवर्नमेंट काम करते हैं सोशल वेलफेयर के लिए। तो गवर्नमेंट अपनी इनकम सोर्सेज को यूज करती है उन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने में। तो हमें समझना ये होगा कि जो गवर्नमेंट जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर करती है या फिर टैक्स लगाती है तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन के अंदर। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, एन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टैक्सेस एंड गवर्नमेंट परचेजेस। तो इंक्रीज और अगर डिक्रीज हो टैक्स में या फिर गवर्नमेंट परचेज में तो वो किस तरीके से इंपैक्ट डालेगा ऑल ओवर इकोनॉमी पे, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या है, हेल्प्स टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम एज अ फंक्शन ऑफ नेट एक्सपोर्ट। तो हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम डिस्कस करना पड़ेगा, वो भी नेट एक्सपोर्ट की हेल्प से, ठीक है। तो एक चीज समझते हैं यहाँ पे, हमने अभी चीज डिस्कस की कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है या फिर जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है बिजनेस को। तो पहले हमें समझना ये पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो कंज्यूमर को भी अफेक्ट करता है और प्रोड्यूसर को भी करता है। कैसे करता है वो समझते हैं। तो गवर्नमेंट जो टैक्स जनरेट करती है मान लो कंज्यूमर से, तो उसको क्या बोलते हैं, 2 तरह के टैक्स होते हैं कंज्यूमर के ऊपर। एक तो इनकम टैक्स, लेकिन इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, तो ये सिर्फ वो लोग भरेंगे जो इनकम जनरेट कर रहे हैं। क्या कभी भी किसी बच्चे के पास आती है गवर्नमेंट कि भाई तुम भी इनकम टैक्स दो? क्यों देंगे वो इनकम टैक्स? भाई जो इनकम जनरेट करेगा वही तो इनकम टैक्स पे करेगा। तो कंज्यूमर से 2 तरह टैक्स होते हैं, एक तो इनकम टैक्स, दूसरा क्या होता है हमारा जीएसटी का कलेक्शन। अब ये जीएसटी का कलेक्शन क्या होता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जीएसटी में होता क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब पहले की क्या बात करोगे, जब मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं थी तो उस टाइम पे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे बहुत तरह के। उन सारे इनडायरेक्ट टैक्स को कंबाइन करके एक ही सिंपल टैक्स बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब होता क्या है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है, और ये टाइप क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स का टाइप है। अब बात में इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो टैक्स जो लगाया किसी और पे जाए लेकिन भरना किसी और को पड़े। जैसे कि ये टैक्स किस पर लगता है, गुड्स और सर्विस पे, जो कौन जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स। तो यानी कि ये टैक्स जो है वो प्रोड्यूसर्स पे लगाया जाता है, लेकिन प्रोड्यूसर करते क्या है, इस टैक्स को प्राइस में ऐड ऑन कर देते हैं। तो प्राइस में ऐड ऑन होने की वजह से भरता कौन है, कंज्यूमर्स भरते हैं। तो आजकल आप देखोगे चाहे किसी भी टाइप की गुड्स हो, किसी भी टाइप की सर्विसेज हो, सबके सब पे जीएसटी का कलेक्शन जरूर होता है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, जो चीजें हैं वो महंगी हो गई। जैसे सपोज करो कि मान लो मैं इस मार्कर की बात कर लेता हूं, अगर मार्कर मान लो 18 रुपए में बना के बेचना होगा प्रोड्यूसर को। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई हम जो है इस पे 2 रुपए टैक्स लेंगे, वो भी पर मार्कर। तो अब क्या करेगा प्रोड्यूसर, वो 2 रुपए इसमें ऐड कर देगा, यानी कि 18 रुपए का मार्कर वो 20 में बेचेगा। तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन राइज हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर की जेब से पैसा ज्यादा जा रहा है उन सेम गुड्स और सेम सर्विस को कंज्यूम करने के लिए। तो उसे एक तरह से मल्टीपल टैक्सेशन फॉलो करना पड़ रहा है। एक तो अपनी इनकम पे टैक्स दे रहा है वो, उसकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है। सपोज करो किसी की इनकम मान लो 15 लाख है,
उसमें से 3 लाख मान लो टैक्स चला गया उसका, तो कितना बचा डिस्पोजेबल इनकम? सिर्फ और सिर्फ 12 लाख रुपए। तो पहले तो टैक्स की वजह से उसकी इनकम कम हो गई, डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, ठीक है, इनके वो कम गुड्स और कम सर्विस को एंजॉय कर पाएगा। दूसरी बात, जीएसटी की वजह से चीजों के प्राइस महंगे हो गए, अब उसको और ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। अब इसका जो इंपैक्ट है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही पड़ता है। वो कैसे पड़ता है? जब कॉर्पोरेट टैक्स लगता है तो भाई कहीं ना कहीं अपने प्राइस हाइक करने पड़ते हैं। अब प्राइस की वजह से इन्फ्लेशन राइज करता है, तो कहीं ना कहीं उनकी डिमांड कम हो जाती है, उनके गुड्स की, उनकी सर्विस की डिमांड कम हो जाती है। तो इसका इंपैक्ट ये नहीं है कि सिर्फ कंज्यूमर को झेलना पड़ता है, प्रोड्यूसर्स को भी झेलना पड़ता है। और प्रोड्यूसर को तो अपने प्रॉफिट भी टैक्स देना होता है, जिसको हम कॉर्पोरेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट के जो टैक्स हैं वो अफेक्ट डालते हैं। अब एक चीज आती है, गवर्नमेंट के परचेजेस कैसे अफेक्ट डालते हैं। अब गवर्नमेंट जो है बहुत सी चीजें रन करती हैं, बहुत सी जगह खर्चा करती हैं, ठीक है। वहां पे ना एक चीज बोलते हैं सोशल ओवरहेड कॉस्ट। जब गवर्नमेंट खर्चा करती है, फॉर एग्जांपल अलग फैसिलिटीज पे, गवर्नमेंट स्कूल्स पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे, या फिर पावर सप्लाई पे अलग जगह खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, तो वो किस लिए करती है? ताकि उस जगह पे अच्छे अच्छे बिजनेस डेवलप हो सके। आजकल आप देख रहे होंगे जितने बिजनेस जनरली डेवलप हो रहे हैं वो सब अर्बन एरियाज में डेवलप हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि अर्बन एरियाज में ऑलरेडी सारी फैसिलिटीज वेल डेवलप होती हैं, चाहे वो बैंकिंग की हो, इंश्योरेंस की हो, ट्रांसपोर्ट की हो, किसी भी तरह की फैसिलिटीज जो है वो इजीली अवेलेबल होती है अर्बन एरियाज में, जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखे होते हैं। इसी वजह से जो सारे बिजनेस जनरली अर्बन एरियाज में स्टार्ट होते हैं, क्योंकि अगर वो रूरल एरियाज में स्टार्ट कर भी देंगे तो वहां पे फैसिलिटीज के लैक की वजह से उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो उस चीज से बचने के लिए जो बिजनेसेस हैं वो कहां पे स्टैब्लिश होते हैं, तो ये एक इंपैक्ट आया किसका? गवर्नमेंट के खर्चे का बिजनेस के ऊपर। अब क्या आता है हमारे पास अगला पॉइंट, इंट्रोडक्शन कैसे हम देखेंगे इस चीज का। तो फिजिकल पॉलिसी इन्वॉल्व्स डिसीजंस अबाउट गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो जो फिजिकल पॉलिसी है वो इसमें इन्वॉल्व क्या होता है? डिसीजन अबाउट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि गवर्नमेंट पैसा कहां कहां खर्च कर रही है, एंड टैक्सेशन। अब टैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रिवेन्यू है, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू है, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, ठीक है, चाहे वो जीएसटी का कलेक्शन हो। और जो कंज्यूमर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो कहां कहां है, दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट के अंदर। द गवर्नमेंट्स बजट रिफ्लेक्ट्स बोथ आउटलेज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इनकम इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रिवेन्यू। यानी कि गवर्नमेंट के बजट में दोनों चीजें होती हैं कि इनकम के सोर्स क्या कौन कौन से गवर्नमेंट के पास, दूसरा गवर्नमेंट को खर्चा कहां कहां पे करना है। इससे हमने सुना होगा कि हर फाइनेंशियल ईयर का एक फेब को बजट आ जाता है, जिस बजट में ये होता है कि किस सेक्टर पे कितना कितना खर्चा होने वाला है, किस जगह पे कितना कितना पैसा डोनेट किया जाएगा, ताकि हम जो है सारी चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। कि एक तरह से पूरे फाइनेंशियल ईयर का बजट एक ही बार में तैयार हो जाता है कि किस सेक्टर पे गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान देने वाली है, किस सेक्टर पे कम ध्यान देने वाली है, कहां पे कितना पैसा खर्च होने वाला है, और किस स्टेट को कितना पैसा मिलने वाला है। सारी चीजें एक ही बार में डिस्कस हो जाती हैं। उसमें यह भी लिखा होता है कि गवर्नमेंट की रिवेन्यू कितनी होने वाली है और गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड खर्चा कितना होने वाला है। और जनरली आपने सुना होगा कि जो गवर्नमेंट का बजट है वो जनरली डेफिसिट में होता है। क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट दिखाती है कि उनका एक्सपेंडिचर फालतू हुआ है बट इनकम कम हुई है। इसकी वजह से गवर्नमेंट जो लोन भी लेती है, कई बार आरबीआई से लोन लेती है, अगर आरबीआई से लोन नहीं मिल रहा तो वर्ल्ड बैंक की हेल्प लेती है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझने वाली है कि अगर मैं यहाँ पे एक जनरल टॉपिक की बात करूं तो इंडिया में टैक्सेशन जो है ना और कंट्री के अकॉर्डिंग ही है। जैसे मान लो यूएस में जो टैक्स रेट है, यूके में जो टैक्स रेट है वैसे ही है, लेकिन वहां पे फैसिलिटीज भी उस लेवल की हैं। इंडिया में फैसिलिटीज की लैक होने के बावजूद भी पता नहीं गवर्नमेंट का ये पैसा जो है वो खत्म कैसे हो जाता है, ठीक है, जो कि आपको कुछ ज्यादा मेजर खर्चा नजर आएगा नहीं गवर्नमेंट का। अब आगे चीज समझते हैं इसको, फिजिकल पॉलिसी को। तो फिजिकल पॉलिसी इज डिफाइंड एज द पॉलिसी अंडर विच गवर्नमेंट यूजेस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन। तो फिजिकल पॉलिसी जो है वो इस पॉलिसी के अंदर हम गवर्नमेंट एक इंस्ट्रूमेंट देखती है टैक्सेशन का, कि टैक्स कैसे यहाँ पे रोल प्ले करेगा। दूसरा पब्लिक स्पेंडिंग, पब्लिक में कितना खर्चा हो रहा है, एंड पब्लिक बोरोइंग टू अचीव वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो सिंपली इट इज पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ। तो मैं कह सकता हूं कि फिजिकल पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर को इस तरीके से मैनेज करती है और अपने रेवेन्यू को इस तरीके से मैनेज करती है कि गवर्नमेंट को कैसी ग्रोथ चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ। भाई सस्टेनेबल ग्रोथ काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कईयों को मतलब नहीं बताता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, ठीक है, और सस्टेनेबल ग्रोथ वैसे ही एक वर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि हम ग्रोथ जो है वो इस तरीके से कर पाए जिसका बेनिफिट आज की जनरेशन को भी मिले और आने वाले फ्यूचर जनरेशन को भी मिले। उसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट हो इस तरीके से कि उसका बेनिफिट जो है आज की जनरेशन भी ले पाए और आने वाली जनरेशन में जो लोग आने वाले हैं वो भी ले पाए। अब ऐसी ग्रोथ ना हो कि भाई एक टाइम पे ग्रोथ पीक पे चली गई
फिर वापस कहाँ आ गई, नीचे आ गई, कोई फायदा नहीं है उस ग्रोथ का। तो ग्रोथ ऐसी हो जिसका बेनिफिट आज की जनरेशन को भी मिले और फ्यूचर जनरेशन को भी मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ बोल के चलते हैं। अब आगे पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, फिजिकल पॉलिसी इज कॉन्ट्रास्टेड विद मॉनेटरी पॉलिसी विच इज रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक। फिजिकल पॉलिसी में एक पॉलिसी यहाँ पे और एड ऑन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको कौन हैंडल करता है, सेंट्रल बैंक, या फिर आप कह सकते हो कि इंडिया के केस में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हमारा क्या है, सेंट्रल बैंक ही है। आगे पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, दिस विल बी accompanied by the decline in government tax revenue and so long as the government does not take step to reduce expenditure। कई बार क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू है वो यहाँ पे क्या होता है, डिक्लाइन करता है, एंड सो लॉन्ग एज द गवर्नमेंट डज नॉट टेक स्टेप्स टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर। तो अगर गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस नहीं किया टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू, द नेट रिजल्ट विल बी टेम्पर द डिक्लाइन ऑफ लेवल इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि एक सिंपल सी बात है, जैसे हमारी इनकम होती है, जब हमारी इनकम कम होती है हम सोचते क्या है कि अपने एक्सपेंडिचर को कट करें ताकि जो नेट बैलेंस है वो बरकरार रहे, दिक्कत ना आए उस चीज में। तो ऐसे ही अगर मान लो गवर्नमेंट का रिवेन्यू जो है, गवर्नमेंट का रिवेन्यू का सोर्स जो है, जैसे मान लो टैक्स रिवेन्यू है, टैक्स का कलेक्शन कम हुआ, तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर इस तरीके से कट करने चाहिए कि ना तो इकोनॉमिक ग्रोथ में कुछ ज्यादा फर्क पड़े, ठीक है, और ना ही वो डेफिसिट में चले जाए। तो वो चीज यहां पे इंपॉर्टेंट आती है। इसके बाद क्या आता है, कन्वर्सली ड्यूरिंग अ बूम and a disproportionate share of additional income flows in the treasury, keeping the rate of consumption expenditure below the rate of might have otherwise prevailed in the absence of progressive tax। तो कई बार क्या होता है कि अगर मान लो बूम का पीरियड है, जैसे मान लो बूम कौन सा पीरियड होता है, जहां बिजनेस साइकिल के अंदर बूम एक काफी इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, जहां पर हम बोलते हैं कि एक्सट्रीमली ग्रोथ हो रही है बिजनेस की या फिर इकोनॉमी की, इसको क्या बोलते हैं, बूम पीरियड बोलते हैं। यानी कि जहां पे एडिशनल इनकम जो है वो काफी अच्छे तरीके से फ्लो कर रही है, जो सारे बिजनेस काफी अच्छे लेवल पर चल रहे हैं, लोगों की इनकम अच्छे लेवल पर चल रही है, लिविंग स्टैंडर्ड राइज कर रही है, तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स लगा देती है, यानी कि फर्दर टैक्स लगाती रहती है, ताकि जो है ना लोगों की इनकम इतनी ना बढ़ जाए कहीं कि इसका इफेक्ट जो है वो डिमांड के ऊपर पड़ना शुरू हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और भी होती है कि भाई यहाँ पे तो कई बार है ना, अब्सेंस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स की वजह से भी हमें चीज देखने को मिलती है। फिर क्या आता है, व्हेन पॉलिसी मेकर्स वांट टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, जब पॉलिसी मेकर्स जो है, अब पॉलिसी मेकर कौन होते हैं भाई, जितने हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, इन लोगों ने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की क्यों थी, ताकि ये पॉलिसीज बना सके, ऐसी पॉलिसीज जो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती हो। जैसे इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, डिफ्लेशन एक प्रॉब्लम है, इन सबको सॉल्व किया जाना टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है। और वो सॉल्व कब होगा, जब हम बढ़िया से बढ़िया पॉलिसीज बना के उसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो व्हेन पॉलिसी मेकर्स वांट टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, दे मेनली हैव टू टूल्स एट देयर डिस्पोजल। तो उनका दो ही तरह के टूल्स होते हैं, या तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उन लोगों के पास, या फिर क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी होती है। द मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक्स। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको रेगुलेट कौन करती है, सेंट्रल बैंक। अब इनका मेन काम क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, एक साफ बताऊं तो मनी सप्लाई कंट्रोल करना, कि ना तो इकोनॉमी में पैसा फालतू हो, ना इकोनॉमी में पैसा कम हो। क्यों, देखो पैसा फालतू होगा लोगों के पास तो लोग डिमांड करेंगे, इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, और अगर पैसा कम होगा, ठीक है, तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, सप्लाई फालतू हो जाएगी, डिफ्लेशन क्रिएट होगा। तो इनका काम क्या होता है कि जो आरबीआई है या फिर सेंट्रल बैंक है, उसका काम ये होता है कि वो जो है वो फ्लो ऑफ मनी को बिल्कुल बैलेंस्ड रखे, ताकि ना तो इन्फ्लेशन क्रिएट हो ना डिफ्लेशन क्रिएट हो। अगर मान लो इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है तो ये लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट पे हाइक कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोगों ने लोन लेना महंगा पड़ेगा, और जब लोन लेना महंगा पड़ेगा लोग लोन ले नहीं पाएंगे, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर इसका उल्टा है, अगर मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो ऑलरेडी कम है, तो ये लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोन लेने की कॉस्ट जो कम आएगी, तो लोग इजीली लोन ले सकते हैं, ठीक है, ताकि फिर जो क्या होगा, मनी सप्लाई वापस क्या हो जाएगी, अपने पॉइंट वापस आ जाएगी, यानी कि पैसे का फ्लो जो है इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाएगा, तो वापस डिमांड क्रिएट होगी, और डिमांड क्रिएट होगी जिसका मतलब क्या है कि जो डिफ्लेशन है हम उसमें से कहां पे जा रहे हैं, वापस इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं, या फिर बैलेंस आउट करने की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इकोनॉमी के अंदर हमेशा जो है ना सिचुएशन डिसइक्विलिब्रियम की आती रहती है, लेकिन हम जो है वो इन अलग अलग पॉलिसीज को अप्लाई करके इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश में लगे रहते हैं। आगे पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, मनी सप्लाई इन द मार्केट इज एडजस्टेड बाय ट्वीकिंग द इंटरेस्ट रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट को
ठीक करते हुए जो मनी सप्लाई को एडजस्ट करते रहते हैं, बैंक रिजर्व रेट्स को, एंड सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यही नहीं, हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेल और परचेज भी करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो गवर्नमेंट को लग रहा है कि इकोनॉमी मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, यानी कि पैसा बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, तो एक काम करते हैं, हम अपना बॉन्ड इशू कर देते हैं। गवर्नमेंट अपनी एक सिक्योरिटी इशू कर दी, बॉन्ड इशू कर दिए कि भाई तुम हमारे बॉन्ड खरीदो, हम आपको ना इन फ्यूचर इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो लोगों ने बॉन्ड खरीदने शुरू कर दिए, तो लोगों के लिए एसेट हो गया, और गवर्नमेंट ने एक तरह से पैसा निकाल लिया इकोनॉमी से अपने पास। और इसका उल्टा भी करती है, ये तो क्या, परचेज कर लिया गवर्नमेंट ने बॉन्ड को, सेल कब करेगी, जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाए, ठीक है, तो क्या कर देगी, यहाँ पे सेल कर देगी, तो पेपर ऑफिस देंगे, बॉन्ड्स ऑफिस देंगे, और पैसा इकोनॉमी में वापस चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट अपने सिक्योरिटीज को भी सेल परचेज करती रहती है, और फॉरेन एक्सचेंज को भी ठीक करती रहती है। इसके बाद क्या आता है, फिजिकल पॉलिसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट्स बाय द एडजस्टिंग ऑफ नेचर ऑफ एक्सटेंट ऑफ टैक्सेस। जो फिजिकल पॉलिसी है वो इन्फ्लुएंस होती है कुछ चीजों को और ठीक करके, जैसे कि आप टैक्सेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, टैक्सेस के रेट को चेंज कर सकते हो उसके हिसाब से, या फिर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को चेंज कर सकते हैं कि कहां कहां पे कितना कितना खर्चा करना है, कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ये सारी चीज भी फिजिकल पॉलिसी का पार्ट ही बनता है। एंड बोरोइंग भी फिजिकल पॉलिसी का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मैंने अपने ऊपर बात करी थी कि अगर कई बार गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा होता है गवर्नमेंट के रिवेन्यू से, तो इस केस में गवर्नमेंट डेफिसिट में जाती है, तो गवर्नमेंट बोरोइंग करती है। बोरोइंग किससे, या तो आरबीआई से या फिर वर्ल्ड बैंक से। A healthy fiscal policy is important to control inflation. एक हेल्थी फिजिकल पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है, किस चीज को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि जब तक एम्प्लॉयमेंट अच्छे से जनरेट नहीं होगी इकोनॉमी के अंदर, हम जो है एक अच्छा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड रीच नहीं कर सकते। एंड मेंटेन वैल्यू ऑफ मनी इफ इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग द इकोनॉमी। और इस तरीके से जो है हम एक इकोनॉमी को मैनेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज की वीडियो का टॉपिक। उम्मीद है वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी वीडियोस के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे फिजिकल पॉलिसी के नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हूं बोर्ड के सामने से।